देखिए, मेरे ख्याल से तो कांग्रेस को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है और जिसमें मैं सोशल मीडिया को मोर्चा नहीं मानता। एक तो अदालती दांव-पेचों से अच्छा। उलझना है और दूसरा सड़क की राजनीति करनी है। और चुनाव जिससे कि चुनावी फ़ायदा उठाया जा सके। अब जो भी आपकी अदालती दाँव-पेच है, उसके ज़रिए आप सड़क की राजनीति में फ़ायदा मिले आपको, ये शायद कांग्रेस को ध्यान रखना है क्योंकि सड़क की राजनीति से अदालती दाँव-पेचों में लाभ मिल जाएगा, ये मुश्किल है कहना। और दोनों मोर्चों पर कांग्रेस उलझी हुई है, फँसी हुई है और अभी कोई बहुत आज जो कोर्ट में कार्रवाई हुई वो सामान्य किस्म की प्रक्रिया थी एक तरह से। असली कार्रवाई तो अब 13 अप्रैल को शुरू होगी। 13 अप्रैल को कोर्ट क्या फैसला करता है या सुनवाई की अगली तारीख देता है, वो देखना इम्पोर्टेंट होगा। और उससे पहले 12 अप्रैल को पटना में सुशील मोदी ने जो मुकदमा दायर किया है, ऐसे ही मोदी वाले मामले को लेकर कि राहुल गांधी ने सभी मोदी समुदाय का अपमान किया है, उसमें भी शायद राहुल गांधी को पहुँचना पड़ सकता है। तो एक मुकदमा वो है, एक फिर आज ही मैंने कहीं देख रहा था मैं कि आरएसएस के किसी कार्यकर्ता ने हरिद्वार में भी एक मुकदमा दायर किया है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी ने जो आरएसएस को लेकर जो टिप्पणियाँ की थी, उसको उन्होंने गंभीर माना है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी उलझी हुई हैं और क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है कि एक के बाद एक अदालतों के चक्करों में राहुल गांधी को फँसा दिया जाए और उलझा दिया जाए, तो वो एक मोर्चा है। हालाँकि राहुल गांधी ने 11 दिन से एक सस्पेंस बना रखा था, लेकिन हर कोई जानता था कि राहुल गांधी अपील करेंगे क्योंकि अपील नहीं करने का मतलब होता, ये संदेश जाता फिर बीजेपी इसका इस रूप में इस्तेमाल कर सकती थी कि राहुल गांधी चूँकि दोषी हैं, चूँकि उन्होंने मान लिया है कि उन्होंने अपराध किया था, इस और चूँकि उनको पता था कि अदालत में कोई राहत मिलने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने अपील नहीं की। तो ये एक नेगेटिव इमेज जाती और इससे बेहतर ये लगा कि अपील की जाए और सड़क की राजनीति ज़्यादा की जाए और कानूनन अपने आप को बेदाग घोषित करवाया जाए, जिससे कि अ, आने वाले दिनों में कम से कम इस रूप में तो राहत मिले कांग्रेस को भी और राहुल गांधी को। तो मोटे तौर पर अभी राहुल गांधी फँसे हुए हैं, कांग्रेस फँसी हुई है और ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, 100% ज़रूरी हो गया है कि कर्नाटक में आपस के मतभेद भूलकर किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में वहाँ का चुनाव जीता जाए। वहाँ का चुनाव अगर कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस जीतती है, तो फिर वो राजनीतिक मोर्चे पर कम से कम एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने में कामयाब हो जाएगी और अभी तो 13 अप्रैल पर नज़र है कि 13 अप्रैल को होता क्या है। सर, आपने कर्नाटक का जिक्र किया। अभी 1 घंटे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और उन्होंने फिर वही भ्रष्टाचार पे उन्होंने कहा कि आज देश और देशवासियों की इच्छा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। एक तो दो दो प्रश्न है। एक तो ये कि राहुल गांधी कोर्ट कोर्ट जाएंगे, आपने कहा कि ये किस तरह की परिस्थिति होगी कि वो कोर्ट के अदालती चक्रों में फंस जाएंगे। क्या ये राहुल बनाने में, प्रो राहुल माहौल बनाने में मददगार होगा कांग्रेस के लिए? एक और दूसरा, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा दिलचस्प हो गया है। अब मोदी जी भी उतना ही मुखर होकर इसका जिक्र कर रहे हैं हर सभा में। कांग्रेस भी कर्नाटक में कमीशन की बात कर रही है। ये किसको फायदा देता हुआ लग रहा है आपको? इस पर तो सरकार भी गई थी कांग्रेस की। देखिए, सीएसडीएस का एक सर्वे ये कहता है कि कुछ उन्होंने 12 विधानसभाओं के नतीजों का अंदाजा विश्लेषण किया जिसमें 6 में सत्तारूढ़ पार्टी वापस सत्ता में आ गई, जिस पर तमाम भ्रष्टाचार के, महंगाई के, बेरोजगारी बढ़ाने के, एंटी इनकम्बेंसी के का माहौल था, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का माहौल भी था और जनता वहां पर भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही थी, लेकिन चुनाव में वो काम नहीं आया। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपना एक एजेंडा सेट कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, भ्रष्टाचार और जांच एजेंसियों के जरिए अपोजिशन की तमाम पार्टियों को घपलेबाज, गड़बड़ी करने वाला ये साबित कर देना है। आज सीबीआई अधिकारियों की शायद जिसका आप ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं, शायद वो सीबीआई अधिकारियों की जी जी। बैठक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि आप ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सत्ता में कई-कई सालों से रहे हैं और ये लोग बहुत ताकतवर हैं, लेकिन आपको इनका सामना करना है, निडरता से सामना करना है। उनकी भाषा बड़ी स्ट्रांग थी, बड़े आक्रामक अंदाज में वो बात कर रहे थे, तो ऐसा लगता है कि वहां तो बीजेपी ने तो अपना एजेंडा सेट कर दिया है।
और बीजेपी को लगता है कि कर्नाटक का जो भ्रष्टाचार है 40% कमीशन वाला, पे सीएम वाला, और एक नेता का विधायक का, मंत्री का बेटा खुद पकड़ा जाता है, तो उस पर बीजेपी को लगता है कि लंबी लकीर खींच दो कि कांग्रेस का तो राष्ट्र देश भर में भ्रष्टाचार है। कल ही उन्होंने कुछ वीडियो भी इस तरह का जारी किया कि कांग्रेस कार्यकाल में पहला हिस्सा पार्ट 1 कि 4,80,000 करोड़ का घपला मनमोहन सिंह सरकार के टाइम हुआ, और उसकी दूसरी किस्त भी बता दी कि जैसे अखबारों में छपता है ना कि कल दूसरी किस्त में कल ये हम छापेंगे, तो वो दूसरी किस्त भी बता दी कि साहब कि 2 करोड़ में कैसे प्रियंका गांधी की पेंटिंग वाला मसला। तो ये भ्रष्टाचार वर्सेस भ्रष्टाचार, एक तो ये चीजें हैं, और दूसरा कर्नाटक के चुनाव को बीजेपी ये भ्रष्टाचार वाले मुद्दा प्रधानमंत्री उठाकर राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित करना चाह रहे हैं। ये उनकी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो जानते हैं कि स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा गया तो फिर कांग्रेस के लिए चुनाव निकालना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अब ये देखना दिलचस्प है कि राहुल गांधी कर्नाटक के चुनाव में उतरेंगे, कोलार जाएंगे वो, तो वहां क्या वो बीजेपी के इस ट्रैप में फंसते हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश की जगह की स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई थी, और यकीनन अपने भाषण में एक लाइन में अडानी का जिक्र कर दें, एक लाइन में लंदन का जिक्र कर दें, एक लाइन में सूरत का जिक्र कर दें, लेकिन बाकी चीजें, क्या ये बेहतर नहीं होगा कांग्रेस की रणनीति के हिसाब से कि वो स्थानीय मुद्दों पर ही जोर दे? नहीं, सिंपैथी तो वो गेन कर रहे हैं, जनता की भी, सामान्य जनता की भी गेन कर रहे हैं। सामान्य जनता भी सवाल उठा रही है, क्योंकि जिस ढंग से सूरत की कोर्ट का फैसला आया, तो जनता में सवाल उठ रहा है कि साहब इससे पहले आपराधिक मानहानि के मामले में इतनी तगड़ी सजा तो किसी को नहीं मिली, तो इतनी तगड़ी सजा राहुल गांधी को क्यों मिल गई? फिर जनता के मन में दूसरा सवाल है कि 24 घंटे के अंदर फैसला लोकसभा सचिवालय ने कर दिया और डिस्क्वालीफाई कर दिया, जबकि कुछ अन्य मामलों में ढील दी गई थी। फिर ये सब सोशल मीडिया पर, गूगल में, सब में लोग देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और फिर जनता के मन में ये सवाल भी है कि उसके बाद घर खाली करने के लिए भी 1 महीने का वक्त, जबकि बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने घर खाली करने में उनको थोड़ी सी रियायत दी जाती है। कुछ लोगों ने तो सवाल उठाना शुरू कर दिया कि मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी को कैसे घर मिला हुआ है। तो कुछ चीजें परंपरा से चलती हैं, कुछ चीजें लिहाज से चलती हैं, कुछ चीजें सौहार्द से चलती हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति पहले हुआ करती थी। अब राजनीति बहुत मारक हो गई है, बड़ी आक्रामक हो गई है। तो इन चीजों का फायदा तो राहुल गांधी को हो रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता भी थोड़ा संगठित हुआ है, नेताओं के बीच में गुटबाजी इस बहाने अगर कम हो जाती, खत्म हो जाती तो बहुत अच्छा था, कम हो जाती तो और फायदा कांग्रेस को मिलता, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। भाई अब राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट है। अब उनका नेता जेल जाने की नौबत, उनके नेता पर 8 साल राजनीति से दूर रहने की तलवार लटकी हुई है, उनके नेता पर अलग अलग जगह पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जिसमें भागादौड़ी करनी पड़ सकती है उनको, और निचली अदालतों के रुख भी बहुत सख्त रहता है कई मामलों के अंदर। लेकिन ऐसे में भी अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, दोनों पक्ष से अब उनके समर्थक अनर्गल बयान दे रहे हैं और मामले को भड़काने की, उकसाने की एक दूसरे को कोशिश हो रही है। तो ये चीजें अगर रेक्टिफाई नहीं होंगी तो जनता भी आपका साथ नहीं देगी कि अरे यार कांग्रेस के अंदर तो एकता है नहीं, कांग्रेस वाले तो अपने नेता के लिए लड़ नहीं रहे। बहुत सारी जगह कांग्रेस के नेताओं ने, जो अलग जगह कार्यकर्ताओं ने धरने प्रदर्शन की, उसमें बहुत कम भीड़ आई, उम्मीद से कम भीड़ आई। तो ये तमाम चीजें हैं, और फिर अंत में तो परीक्षा तो चुनावी मैदान में ही होनी है, ये बात भी अपनी जगह सही है, और राहुल गांधी को उसके लिए भी कमर कसनी है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि साहब जैसे भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1, आपको कितनी याद है? धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर राहुल गांधी जेल चले जाते हैं तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद लोग भूलना शुरू कर देंगे। उसके बाद वो उस पॉलिटिकल स्पेस को लेने की आपस में विपक्ष में मारामारी हो ही जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने तो जैसे अभी से प्लान बना रखा है, जैसे अभी से उनको पता है कि राहुल गांधी को जेल में जाना पड़ेगा और जो पॉलिटिकल स्पेस खाली होगी वो उस पर मैं अभी से कब्जा करना शुरू कर दूं। इसलिए भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया वाला मामला भी अपनी जगह है, लेकिन राहुल गांधी, वो अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे 1-to-1 हमला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करना शुरू कर दिया है, जिससे वो बचते फिरते थे और इससे नुकसान ही होता है, ऐसा मोटे तौर पर कहा जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी कैसे बैलेंस करेंगे चीजों को, एक तो ये, एक दूसरा ये है कि लोग फिर कहेंगे कि साहब इमोशनल लोग होते हैं, सहानुभूति होती है, कोई जेल जाता है तो उसके प्रति ज्यादा सहानुभूति होती है, लेकिन उसको कैश करना भी आना चाहिए, जैसा इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी ने एक जगह लिखा कि भाई जब वो तिहाड़ जेल गई थी तो तिहाड़ जेल के जो संतरी है उनको सलूट मार रहे थे, तो वो उसी से मैं समझ गई कि माहौल बदल रहा है। तो माहौल बदल रहा है, उस माहौल को अपने बदलते माहौल को पूरी तरह अपने पक्ष में करना, ये तो इंदिरा गांधी ने किया ना। अब माहौल बदल रहा है, देश का भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बदल रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया, जो घर हाथ से निकल गया, जो हाउस लोअर हाउस भी चला गया और अपना खुद का हाउस भी चला गया, तो उससे जो माहौल बदल रहा है, इसको अपने पक्ष में तो राहुल गांधी को करना है। इसमें तो जनता उस रूप में आपके साथ आ जाएगी, लेकिन संघर्ष तो आप ही को करना है, नेतृत्व तो आपको करना है। तो उस सिलसिले में पार्टी का कितना सहयोग, बड़े नेताओं का कितना सहयोग, और कोई गलती नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात है कि आईटी सेल बीजेपी का है, गोदी मीडिया है, तमाम दूसरे लोग हैं, सब आंख गड़ाए बैठे हैं गिद्ध दृष्टि से कि एक गलती और राहुल गांधी करें और वो झपाक ले, तो गलती से भी बचना है। मुझे एक ऐड करनी है इस पे बात, मैं बोल सकता हूँ? शिवम जी, मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए 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 शिवम जी, बोलिए शिवम जी का वो हो गया, आप बोल लीजिए जब तक शिवम जी वापस आते हैं। मैं विजय जी की बात में एक ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे कि उनकी गलतियां सब लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में राहुल जी ने महाराष्ट्र के जो सावरकर है, स्वतंत्र सावरकर, उनके बारे में फिर एक दो बार टिप्पणी कर दी। फिर वो अदानी का जो मामला है, अदानी का मामला जब कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी शिवसेना के साथ, वहां का जो न्यू बॉम्बे का जो एयरपोर्ट है उसका पूरा काम अदानी को ही मिल गया है। तब तो यहाँ कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। ऐसे मामले आगे चलकर आ जाएंगे, वो इस कैसे फेस करेंगे, उनके पास इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी है क्या? नहीं, अभी तो नहीं लगता कि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी है। सावरकर का जो मामला है वो हमेशा उठाते हैं, कौन से भी इलेक्शन हो, रैली हो, और उसका उनको अब तक कुछ भी फायदा नहीं हुआ है कांग्रेस को। वोटों के बारे में, वोटों बढ़ते हैं या उनको कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिलता है, फिर भी ऐसे मुद्दे वो हमेशा उठाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है समझ में नहीं आता। हालांकि मुझे लगता है राहुल जी खुद होशियार है, मगर उनके आसपास जो सब उनके पलटन है पिछले 15 साल से, वो उनको कुछ नया ढंग का सोचने के लिए आगे नहीं ला रही है, ऐसा मुझे लगता है। जब तक ऐसा नहीं होगा तो कुछ बड़ा उनके पास से आएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, दूसरी चीज मुझे लगती है कि राहुल गांधी तय करके आते हैं कि ये जवाब दूंगा मैं जी, और वही जवाब दे देते हैं, जबकि वैसा जवाब नहीं। अब दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उसमें वो एक पत्रकार को कह देना कि बीजेपी का बैच लगा के आ जाओ या हवा निकल गई, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वीर सावरकर वाले मुद्दे को तो चलिए संजय राउत ने, शरद पवार ने, सबने मिलकर संभाल लिया जैसे तैसे, लेकिन अगली बार इसी तरह की बात कहेंगे तो फिर कोई संभालने वाला भी नहीं होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।